पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है अपने पोर्टफोलियो पर? कई सेक्टर, कई शेयर ऐसे हैं जिन्होंने आपके पैसे को, आपके निवेश को बंधक बना रखा है। तो इस आज़ादी के पर्व पर मौका है उन शेयरों से आज़ादी पाने का। तो वो शेयर कौन से हैं, वो सेक्टर कौन से हैं, आज आवाज़ अड्डा में हम करेंगे इसी पर चर्चा, आपको ये बताएंगे। लेकिन इस बीच 3 अहम घटनाक्रम हुए हैं। पहला कि जिस अर्निंग सीजन का इंतज़ार बाजार को रहता है लंबे समय से, वो अर्निंग सीजन अब ख़त्म हो गया है, लेकिन ये आगे के लिए क्या संकेत दे गया? दूसरा कि ट्रंप का टेंट्रम अभी भी जारी है, तो क्या बाजार यूं ही सहमा रहेगा? और तीसरा कि दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। वो ये भी साफ कर दिया कि तमाम उथल पुथल के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है और अमेरिका का टैरिफ जारी रहा भी तो भी बहुत कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सवाल उठता है कि ऐसे में क्या FII जैसे जो संस्थागत निवेशक होते हैं वो अपना मूड बदलेंगे क्या? तो आवाज़ अड्डा में आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब, आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट CEO फिरोज़ अजीज़ साहब, SW कैपिटल के पंकज जैन जी हैं, फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर साहब हैं और साथ में जुड़ेंगे हमारे यानी CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा सबसे ताज़ा घटनाक्रम को लेकर के। तो बड़ी सारी नेगेटिव खबरें आ रही थी कि डेली सुबह उठ के ट्रंप साहब कुछ ट्वीट कर देते थे, फिर लगता था पता नहीं क्या होने वाला है, कभी रशिया को धमकी दे दिया, फिर टेंशन बढ़ गई कि पाकिस्तान ने कुछ बोल दिया, टेंशन बढ़ गई। लेकिन अभी एक खबर आई कि S&P ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हो गई है, उथल पुथल के बावजूद रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो ये अच्छी खबर आई तो लोगों को एक उम्मीद जगी है। तो शुरुआत में करूंगा अनु सिंघल साहब आप ही से, ये S&P की रेटिंग के बाद क्या माना जाए कि बाजार का मूड अब सुधरेगा, यहाँ से बड़ा सपोर्ट मिलेगा और ख़ास तौर से FII जैसे लोग जो हैं हर दिन 3,000-4,000 करोड़ रुपये बेच के जा रहे हैं, वो वापस अब आना शुरू करेंगे भारतीय बाज़ारों में? देखिए लक्ष्मण जी, मैं जैसे पहले भी कह रहा था आपको, FIIs इसलिए नहीं बेचेंगे कि भारत का आउटलुक ख़राब है या इसलिए नहीं खरीदेंगे कि भारत का आउटलुक अच्छा हो गया है, रेटिंग अच्छी हो गई है। FIIs किसी भी मार्केट में इसलिए जाएंगे कि वहाँ पैसा बन रहा है और किसी भी मार्केट से इसलिए बाहर जाएंगे कि वहाँ पैसा नहीं बन रहा है या कहीं और पैसा बन रहा है। भारतीय मार्केट का 1 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, भारतीय मार्केट में पिछले 1 साल से पैसा नहीं बना है और ख़ास तौर से FIIs का तो क्योंकि वो डॉलर रिटर्न्स होता है, उनका पैसा बिल्कुल नहीं बना है। तो इसके लिए मार्केट में रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे, यही FIIs वापस आ जाएंगे इस मार्केट में। अभी मार्केट में रिटर्न्स नहीं हैं, इसके लिए FIIs यहाँ से एब्सेंट हैं। जहाँ तक बात की आपने रेटिंग अपग्रेड की, रेटिंग अपग्रेड काफ़ी समय से ओवरड्यू था, इसका कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। आज तो देखिए खैर मार्केट में एक्सपायरी थी और ये खबर मार्केट बंद होते होते आई थी, तो इसके लिए आज इस खबर का इम्पैक्ट शायद ना आया हो, लेकिन अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि थोड़े से FIIs इस चीज़ का संज्ञान बिल्कुल लेंगे और शायद मार्केट में बाइंग आएगी। लेकिन देखिए ओवरऑल मार्केट में बाइंग तब आएगी जब हमारी मार्केट में रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब रिटर्न्स मिलने, एक बार पैसा बनना शुरू होता है ना मार्केट में, उसके बाद फिर आप बाकी चीज़ों की चिंता नहीं करते हैं। बिल्कुल, एक बार पैसा बनना शुरू होता है तो लोग फिर आना शुरू कर देते हैं, पैसा लगाना शुरू करते हैं। लेकिन पैसा बनना कब शुरू होगा और मार्केट में कब वापसी आएगी, हरियाली आएगी, तो बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, इसमें से एक फैक्टर S&P की रेटिंग अपग्रेड को मानेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल मानूँगा। मैं अनुज सिंघल जी के बात से सहमत हूँ, मगर मैं थोड़ा उसमें एक डीपर डाइव मैं करूँगा। जो वो कहते हैं, वो एक्टिव FIIs जो होते हैं, उनका एक्शंस 3 से 5 साल के लिए पोर्टफोलियो में इंडिया का अंडरवेट, ओवरवेट करते हैं। उसमें वो देखेंगे क्या है वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ और पैसा बनेगा तो आएँगे। मगर 3 और तरह के FIIs हैं मार्केट में। एक होता है आपको लॉन्ग टर्म FIIs जो सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड है। उनके लिए लॉन्ग टर्म में जब एलोकेट करते हैं देश को, वो खाली ग्रोथ को देखते हैं, वैल्यूएशन को नहीं देखते हैं, मगर रिस्क को देखते हैं, क्योंकि हर ग्रोथ का एक रिस्क वेटेड ग्रोथ होता है और वहां पे ये जो S&P की रेटिंग अपग्रेड है, उससे मेरे ख्याल में उनका एलोकेशन थोड़ा बढ़ सकता है। दैट्स नंबर 1।
नंबर 2 होते हैं अदर एंड ऑफ द स्ट्रीम में, एक्सट्रीम एंड में देखें तो एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स जो होते हैं, जो कंप्यूटर में फीड करके कंप्यूटर एक्शन ले लेता है, तो वहां पे रेटिंग एक क्रिटिकल इनपुट होती है, उस बेसिस से वो एलोकेशंस को चेंज करते हैं और वो कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करता है। तो मेरे ख्याल में ये जो अपग्रेड हुआ है उसका डेफिनेटली एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स की ओर से थोड़ा और पैसा आता है। तीसरा होता है हेज फंड, जो कि मल्टीपल फैक्टर्स, तेल के दाम, करेंसी का मूवमेंट, ये सब लेकर इन्वेस्ट करते हैं और रेटिंग का पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन करेंसी जरूर आता है, बिकॉज रिस्क रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंसी। तो इसीलिए, क्योंकि करेंसी में अभी जो भी दबाव दिखने की एक क्षमता थी वो अभी एक्चुअली थोड़ी हल हो गई, तो डेफिनेटली एक हेज फंड को एलोकेशन में करेंसी से उसको उतना नुकसान नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इंडिया तो ऑलवेज डिप्रिशिएटिंग वर्सेस यूएस बिकॉज इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता है, मगर उसमें थोड़ा एक राहत मिलेगी, तो एक वो पॉजिटिव आउटलुक। और फाइनली मैं कहूंगा कि पैसिव फंड्स के लिए जो एमएससीआई का इंडेक्स बनता है, वहां पे भी इस रेटिंग का एक इंपैक्ट होता है। तो आने वाले महीनों में आप देखिए तो थोड़ी मेरी एमएसआई में भी इंडेक्स में, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया का शेयर बढ़ने की एक उम्मीद है, तो पैसिव फंड्स का एलोकेशन भी बढ़ सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इसे एक पॉजिटिव टिल्ट आएगी। और जैसे अनुज जी कह रहे थे, फॉर एक्टिव एफआईआई जो कर रहे हैं उनके लिए इंडिया में पैसा दिखना चाहिए, और वो मेरे ख्याल में कुछ सेक्टर्स में दिखना शुरू होगा, जैसे आईटी जो बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मर रही है, तो शायद एफआईआई को आईटी बहुत एक पसंदीदा सेक्टर होता है। तो ये सब चीज के कारण थोड़ा एक आईटी अंडरवैल्यूड है, तो इसके कारण थोड़ा उधर भी पैसा आ सकता है। तो ये मेरी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है एफआईआई फ्लोस। डेफिनेटली मैं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एफआईआई फ्लोस देख रहा हूं। बिल्कुल, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। फिरोज अजीज साहब, आप देखें तो एसएनपी ने ये भी कहा है, जो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। अब तक तो भारत की तरफ से कहा जाता था, अब एसएनपी ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि ड्यूटी ट्रम्प टैरिफ लगा भी रहा तब भी भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बाकी फैक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजबूत हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाने में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि जो नेगेटिव फैक्टर थे उसको अब काउंटर करेंगे बाजार में? यस लक्ष्मण जी, नेगेटिव फैक्टर्स को काउंटर तो करेंगे और कर भी रहे हैं। इसीलिए तो ट्रम्प साहब डंके की चोट पे कह रहे हैं आपके 25% लगा दूंगा टैरिफ, 50% लगा दूंगा, और मार्केट 1.5 पौने 2% गिरी है। राइट, जिस दिन से ये बयान आया है, पर 500 पॉइंट निफ्टी पे 25,000 की बेस पे कुछ होते नहीं, जज्बाती तौर पे ज्यादा होते हैं। बट 2% तो इक्विटी मूव आइडियली, 1% तो एवरेज मूव पर डे होना चाहिए। दैट्स व्हाट 18% की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 1% पर डे की इंडिकेट करती है। 2% मार्केट गिरी है ऑलरेडी। ट्रम्प साहब की इस पे इक्विटी मार्केट पे दबाव जरूर है, बट वो सोच रहे हैं कि 10% मार्केट में क्रैश करा दूंगा ताकि नेगोशिएशन इजी हो जाए, जो हो नहीं पा रही क्योंकि बाकी सब एफआईआई ने बेच दिया है। इंडेक्स फंड वाला एफआईआई आज भी खरीद रहा है, एंड ये डेटा के आधार पे कह रहा हूँ, इंडेक्स फंड का जो एफआईआई द वैनगार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड आज भी खरीद रहे हैं, वो भी मिड कैप स्मॉल कैप खरीद रहे हैं। पॉइंट वन। पॉइंट टू, जैसे आपने शुरू शो के शुरुआत में कहा कि अर्निंग्स का रिजल्ट खत्म हो चुका है। अर्निंग्स की जो निफ्टी की अर्निंग्स आई है 274.3 रुपीस निफ्टी की अर्निंग आ चुकी है। 1117 की अर्निंग की उम्मीद है इस साल में, उसमें 274 रुपीस में अर्निंग आई है, 8.3% की ग्रोथ आई है। लास्ट ईयर की जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो 11.3 है। अगर आप एनएससी पे बैकवर्ड कैलकुलेट करते हैं तो 6.5% आती है, बट वो गलत है क्योंकि 4 स्टॉक निफ्टी के बदल चुके हैं। अगर आप वो बदलाव को इग्नोर करके अर्निंग्स निफ्टी की लास्ट ईयर की काउंट करेंगे FY25 की, तो अर्निंग्स ग्रोथ आती है 11.1% की। तो आपके ऑलमोस्ट 11 महीने की टाइम करेक्शन हो गई, 7% की प्राइस करेक्शन हो गई, निफ्टी की अर्निंग्स बढ़ गई एब्सोल्यूट टर्म्स में 15% से। तो ये सब हो चुका है आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इसमें अब उसमें ऑलरेडी एफआईआई ने 5 लाख करोड़ का माल बेच चुका है। FY21 से जो लाया था सब वापस ले जा चुका है वैल्यूएशन के आधार पे। तो बेचेगा कौन? इंडेक्स फ्यूचर्स में 92% की शॉर्ट खड़ी हुई है। डोमेस्टिक फंड मैनेजर से मैं बात करता हूं तो बोलता है यार मैं बेचूंगा एक स्टॉक, तो 800 करोड़ मेरे को एसआईपी के आ रहे हैं, उसका क्या करूंगा? 700 करोड़ का स्टॉक बेचूंगा, 800 करोड़ महीने महीने के शुरुआत में आ रहा है, 1500 करोड़ का नया स्टॉक लाऊं कहां से? इसीलिए अगर वो बेचना भी चाहे 170 पी का एक स्टॉक लेके बैठा था, तो मैंने पूछा साहब इसको बेचते क्यों नहीं हो? बेचूंगा तो क्या करूंगा? 700 करोड़ भी होंगे, 800 करोड़ भी होंगे। सो डोमेस्टिक बेच नहीं पा रहा है बिकॉज पैसे आ रहे हैं, उसको वही गुत्थी सॉल्व करने में कठिन हो रहा है। सो यू विल नॉट सी शार्प फॉल्स, पॉइंट वन। इफ यू सी शार्प फॉल्स 5, 10, 15%, उधर टिकना मार्केट को बड़ा मुश्किल होगा इन्वेस्टर के नजरिए से। और कब हम मार्केट को वापस देखते हैं, तो मेरे हिसाब से आज से लेके फाइनेंशियल ईयर एंड तक डेट से दुगना रिटर्न आने की 90% संभावना है निफ्टी में।
ये आपने एक बड़ा फैक्ट ये कैलकुलेशन बताया कि फाइनेंशियल के आखिर तक जो है दुगना रिटर्न आने की यहाँ पे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आपने इस पे गौर किया क्या, जो रिजल्ट सीजन का आपने हालांकि जिक्र किया, तो इस पूरे अर्निंग सीजन को अगर हम देखें, चूंकि अर्निंग सीजन अब खत्म हो गया है, तो उसका क्या टेक अवे निकाला जाए यहाँ से? देखिए, टेक अवे अगर हम निकालें तो स्मॉल कैप की अर्निंग्स की रिजल्ट 1% की रही है। तो इसमें से ये देखें कि निफ्टी की जो अर्निंग्स है वो अच्छी आई हैं, मिड कैप की अर्निंग्स तक अच्छा है, 15.5% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर। बट स्मॉल कैप जो 250 कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए बाइबल है, या जो भी किताब आप होली किताब लें, वो है फॉर अ म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर, उसकी सिर्फ 1% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है। बट इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, लास्ट ईयर की कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। लास्ट ईयर इसी एनएसई स्मॉल कैप 250 की अगर मैं बात करूं, तो उसमें सब लोग कह रहे हैं कि अर्निंग्स नेगेटिव -9% थी। एक्चुअली हमारा आंकड़ा कहता है कि लास्ट ईयर भी एनएसई स्मॉल कैप 250 की अर्निंग्स 18% से बड़ी हैं। उसमें 63 स्टॉक्स चेंज हो गए थे। वो चेंज हो जाएं तो आपको चेंज को हटा के अर्निंग्स ग्रोथ देखनी है। तो लास्ट ईयर भी स्मॉल कैप की जो नैरेटिव थी कि अर्निंग्स नहीं आई है, वो बिल्कुल ना बेबुनियाद है। 18% की लास्ट ईयर स्मॉल कैप 250 पे अर्निंग्स की ग्रोथ आई है। वो 63 स्टॉक्स जो बदले, उसको हमें बदलाए बगैर देखोगे तभी अर्निंग्स होगी। करेक्ट, अगर एक वाई कंपनी आती है आपके इंडेक्स में, एक्स कंपनी को निकाल देती है, तो आप वाई की प्रॉफिट को एक्स के प्रॉफिट से कंपेयर नहीं कर सकते। वाई की प्रॉफिट को लास्ट ईयर की वाई की प्रॉफिट से ही कंपेयर करना चाहिए। वो किया तो लास्ट ईयर भी 18% ग्रोथ हुआ। टू कम बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, लक्ष्मण जी, ये तात्पर्य निकलता है पहले क्वार्टर के बाद कि स्मॉल कैप की जो अर्निंग्स है इस बार जेन्युइनली थोड़ा दबदबा बना है। थोड़ा दबदबा बना है। फ्यूचर के लिए इससे क्या एक संकेत निकाला जाए, पंकज जैन जी? लक्ष्मण जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सबसे पहले आई थिंक सभी दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाउ कमिंग बैक आपको भी और सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को भी हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं। बिल्कुल, जो अब तात्पर्य निकाल देते हैं, एक तो जो हम S&P का जो एक अपग्रेड आया है BBB- से BBB, आई थिंक दिस वाज लॉन्ग ओवरड्यू। आई थिंक काफी दिनों से जो एक मार्केट में आभास था, आई थिंक दिस वाज ऑलमोस्ट इनबिल्ट इनटू द मार्केट की आने वाला है। मैं एक डाटा देख रहा था कि S&P की टोटल रेटिंग्स कितनी होती है, तो उसमें मैंने देखा करीब 22 रेटिंग होती है, और अगर टॉप से देखें तो आई थिंक BBB इज ऑन द 9th, एंड नीचे से देखें तो हम 14th पे हैंगे। जो अभी हमारी कुछ दिन पहले तक जो ग्रेडिंग थी BBB-, वहां तक इन्वेस्टमेंट ग्रेड मानी जाती है, उसके नीचे स्पेकुलेटिव ग्रेड चली जाती है। एंड कुछ एक ऐसे देश हैं, से समथिंग स्मॉलर नेशंस लाइक मलेशिया, थाईलैंड, बोत्सवाना, विच स्टिल कैरी अ बेटर रेटिंग देन इंडिया। तो कई बार समझ नहीं आता कि S&P का, इवन स्पेन कंट्री लाइक जो आज से कुछ साल पहले डिफॉल्ट की कतार पे था, काफी अच्छी रेटिंग है। सो एनीवे, इस रेटिंग का एब्सोल्यूट टर्म पे कितना, हाउ डू दे डिराइव एट, आई थिंक कई बार उस पर प्रश्न चिन्ह आ जाता है, बट काफी हेल्पफुल रहता है। आई थिंक सबसे बड़ा हेल्प तो इंडिया को रहेगा कि जो इंडिया की बोरिंग है, बोरिंग कॉस्ट है, उस पे इंडिया को काफी फायदा मिलेगा। एंड एक अच्छी पॉजिटिविटी मेरे को लगता है कि आज के सेशन में देखने को नहीं मिली है, बट मंडे ऑनवर्ड्स डेफिनेटली उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि फ्राइडे को जो एक काफी बड़ी जो एक ग्लोबल मीटिंग है कि उसका क्या रहता है। तो डेफिनेटली इट वुड ऐड टू द पॉजिटिविटी। बट 2-3 चीजें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो अभी मेरे कलीग्स भी जानकारी दे रहे थे। जिस तरह की एग्रेसिव एफआई सेलिंग चल रही है, पिछले 12 महीने में देखें एग्जैक्ट डाटा में करीब 3,55,000 करोड़ की एफआई सेलिंग कर चुके हैं। इवन इन मंथ ऑफ अगस्त, जो कि अभी कुछ ही ट्रेडिंग दिन हुए, करीब 22-23 हजार करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। जुलाई में भी काफी एग्रेसिव 46-47 हजार करोड़ की सेलिंग थी। सो ऑल इन ऑल आई थिंक दे हैव बीन एग्रेसिवली सेलिंग फॉर लास्ट 1 ईयर। और उसका एक कारण, अपार्ट फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ रिजल्ट, सीजन रिजल्ट डेफिनेटली पिछले 2-3 क्वार्टर से काफी एवरेज रहे हैं। इवन इस क्वार्टर के जो रिजल्ट रहे हैं, आई थिंक
एवरेज टू नॉट सो गुड, अगर मैं इसको थोड़ी सी पॉजिटिव भाषा में बोलूं, दैट हैज बीन द काइंड ऑफ रिजल्ट्स। थोड़े से स्पार्क्स रहे हैं, पॉजिटिव स्पार्क, जो कि कल ही हमें देखने को मिला था, समथिंग लाइक मुथूट फाइनेंस में देखने को मिला, बट दोज वर आई थिंक वेरी फ्यू काइंड ऑफ स्पार्क जो हमारे को पॉजिटिविटी में देखने पड़े। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एफआईज का जो पैसा हैगा, देयर इज सम परसेंटेज ऑफ मनी विच टेंड्स टू चेस ग्रोथ, विच टेंड्स टू चेस दैट एक्स्ट्रा अल्फा फॉर देयर रिटर्न्स, और वो पैसा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा भी शिफ्ट हो रहा है। नॉट टू फॉरगेट, अगर हम पिछले दिनों देखें सम ऑफ द एशियन मार्केट से, समथिंग लाइक जापान, समथिंग लाइक ताइवान, काफी सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो काफी अच्छे रिटर्न दे रही है। चाइना में भी बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है। देयर आर यूरोपियन मार्केट में, जब यूएसए की तो डेफिनेटली मार्केट रिकॉर्ड हाई पे चल रही है। सो आई थिंक सम मनी जो है इधर से वो शिफ्ट हो रहा है, और वो पैसा जब तक इंडिया में ग्रोथ पैटर्न वापस नहीं आएंगे, मेरे को लगता है इमीडिएट बेसिस पे नहीं आएगा। डेफिनेटली जो हमारे डोमेस्टिक में पैसा आ रहा है, दैट इज हेल्पिंग अस स्टे वेयर वी आर। सो मेरे को लगता है कि अभी इमीडिएटली एग्रेसिवली कोई एफआई का पैसा रिटर्न यू टर्न में शायद ना आए, इट टेक सम मोर टाइम। और जिस तरह से क्वार्टर वन की कंपनीज की कमेंट्री भी रही है, क्वार्टर टू में बहुत ज्यादा इंकरेजिंग ग्रीन शूट की बात नहीं करते। एवरीबडी इज बिन टॉकिंग कि क्वार्टर थ्री में हम हालात या हम रिजल्ट्स काफी बेहतरीन देखने की बात हो सकती है। क्वार्टर वन के जो रिजल्ट आए हैं टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्वार्टर वन के रिजल्ट से आप मान के चल रहे हैं कि क्वार्टर टू भी बहुत उत्साहित मत रहिए, क्वार्टर थ्री में चल के चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती यहाँ पे दिख जाएंगी। पराग ठक्कर साहब, आपको मैं जोड़ूं, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं अनुज जी से ले लूं। अनुज जी, ये पूरा अर्निंग सीजन को लेकर के अभी आपने फिरोज अजय जी को सुना, अभी जैन साहब बता रहे थे, जैन साहब कहना था कि बहुत उत्साहित नहीं रहा, क्वार्टर टू को लेकर बहुत एक्साइटमेंट इनको दिख नहीं रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस अर्निंग सीजन जो लगभग खत्म होने का कगार पर है? बिल्कुल, देखिए लगभग नहीं, आज रिजल्ट सीजन एक्चुअली ख़त्म हो गया है लकीली। तो लक्ष्मण जी, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी परीक्षा ही नहीं होगी तो आप फेल तो होंगे नहीं। तो ये आप मार्केट को, अर्निंग सीजन को इस तरीके से देख लीजिए कि अब ख़राब खबर आनी बंद हो जाएगी कम से कम। जोक्स असाइड, अर्निंग सीजन ख़राब था लेकिन डिज़ास्टर्स नहीं था, वॉश आउट नहीं था, एकदम ख़राब नहीं था। एक्सीडेंट्स भी हुए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे, जहां मैसिव करेक्शन आई, मैसिव डिक्लाइन आई, लेकिन मुथूट फाइनेंस जैसे शानदार नंबर्स भी रहे जहां पर स्टॉक्स बहुत तेज़ी से भागे भी। कई स्टॉक्स थे इस मार्केट में भी जो ऑल टाइम हाई पर रहे नंबर्स के बाद। इटर्नल हो गया, मैंने मुथूट की बात की, काफ़ी स्टॉक्स थे, काफ़ी कंपनीज थे जहां क्लियर साइंस थे कि वर्स्ट इज़ ओवर। एशियन पेंट्स जैसी कंपनी है फॉर एग्जांपल, वहाँ देखिए आप नंबर्स के बाद अच्छे मूव्स रहे हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स, ऐसे कई नंबर्स रहे जहाँ पर साइन बन रहे थे। ऑटो कंपनीज में काफ़ी नंबर्स थे, आप हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स देखें, आप अशोक लेलैंड के नंबर्स देखें। तो ऐसा नहीं है कि ये अर्निंग सीजन पूरा ख़राब था। हाँ, उतना अच्छा नहीं था जितनी मार्केट को ज़रूरत थी, लेकिन एक उम्मीद जरूर जगा रहा है कि अगले क्वार्टर में शायद अर्निंग्स थोड़ी सी इम्प्रूव और होंगी। पराग ठक्कर साहब, अर्निंग सीजन को लेकर तो बड़ी कमेंट्री यहाँ पे आ गई, अलग अलग यहाँ पे आंकड़े निकल कर आए। आप लोग क्या इससे टेक अवे निकाल रहे हैं? आप लोग जो फंड मैनेज करते हैं, तो आप लोग इस अर्निंग सीजन को बेस मान के चल रहे हैं कि इसके बाद हमें कुछ चीज़ों को फेरबदल करना होगा, या फिर थोड़ा सा और इंतजार करें सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट को लेकर के? नहीं, देखिए, पहले तो मैं सब आपके व्यूअर्स को और आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी जन्माष्टमी बोलना चाहूंगा। मैं अर्निंग सीजन में हम लोग ने काफी इस पे काम किया है। हम हर अर्निंग कॉल को सुनते हैं ताकि आगे की कमेंट्री कैसी है वो पता चले। तो जैसे कि अनुज जी ने बताया कि इट वाज नॉट अ वॉश आउट और डिजास्टर्स क्वार्टर, क्योंकि अप्रैल में जून जनरली इंडिया में सीजनली भी ठंडा क्वार्टर रहता है, बिकॉज जनवरी फरवरी मार्च इज जनरली वेरी गुड इन इंडिया, जहाँ गवर्नमेंट का कैपेक्स और वो सब भी बहुत जोर से होता है। अप्रैल में जून थोड़ा सा ठंडा ही रहता है। उसके चलते हुए मैंने देखा कि कई कंपनी, जैसे अनुज जी बता रहे थे कि ऑटो में जैसे टीवीएस मोटर्स और महिंद्रा के नंबर थे, लीवर में 4% वॉल्यूम ग्रोथ था, विच वाज अ वेरी गुड थिंग टू सी। तो ऐसे काफी, जैसे मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट कल हमने देखा, तो स्टार्टिंग में जब जैसे ही रिजल्ट सीजन शुरू हुआ तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे थे। एसबीआई का रिजल्ट भी काफी अच्छा था इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी एटलीस्ट। तो जो कुछ एनबीएफसीज में या जिसमें एक्सिस बैंक जैसे ही बैंकों में जो असेट क्वालिटी का इश्यू था, वो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई जैसी बैंकों में बिल्कुल नहीं था। उनका क्रेडिट कॉस्ट 50 पिप से कम था। तो बेसिकली अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो
सारे सेक्टर में कुछ एक्सेप्शंस ऐसे रहे हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि एशियन पेंट्स में जो मार्केट शेयर लूज कर रहे थे, जो पूरा उनका जो मोमेंटम था वो चला गया, तो वापस थोड़ा सा रिस्टोर होता हुआ दिख रहा है। तो काफी चीजों में ये बॉटम बन गया है। और कई कंपनियों ने भी ये बोला है कि ये क्वार्टर या तो अगला क्वार्टर ये बॉटम है। और फिर हम अभी फेस्टिव सीजन में आ गए। फॉर एग्जाम्पल अभी गणेश चतुर्थी है, ओणम है, उसके बाद नवरात्रि, दिवाली है, तो ये 2 महीने में ऑटो है या वेरियस कंजम्पशन सेक्टर्स में अर्निंग्स बढ़ेगी। तो आई थिंक काफी चीजों में बॉटम आउट हो गया है और ये मार्केट को अंदाजा लग गया है। और इसीलिए कुछ बहुत ज्यादा ना, जहाँ बहुत ज्यादा खराब नहीं थे रिजल्ट, वहां पे भी हमको स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो बेसिक, और दूसरा मैं आपका जो पॉइंट है मैक्रो लेवल पे मैं बात करना चाहूंगा। एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 110 से अभी 98 के नीचे चला गया है। तो दैट इज वन पॉजिटिव फैक्टर। और उसके ऊपर ये एसएनपी की अपग्रेड आना, अगर मेरे और क्रूड ऑयल का भाव अभी $66 चल रहा है, जो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट चीज है इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करेंसी। तो मेरे हिसाब से द स्टेज इज सेट नाउ। अभी प्रॉब्लम सिर्फ एक है, जैसे कि डिस्कशन हो रहा था कि कल पुतिन साहब और ट्रम्प साहब की मीटिंग है। अगर रशिया के ऊपर कोई बड़े सैंक्शन नहीं लगाए गए और रशिया की वजह से हमारे ऊपर कोई सेकेंडरी टैरिफ या ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं आया, तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एक अच्छी बॉटम फॉर्मेशन होगी। और यहाँ से सिलेक्टिव स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स और जिनकी कमेंट्री स्ट्रांग है और कंपनीज अच्छी है, वहां पे बेस बनता हुआ दिखेगा और यहाँ से ग्रेजुअली विल सी रिकवरी। बिल्कुल, हम लोग दरअसल शो के शुरू में चर्चा कर भी रहे थे कि हम लोग इस शो में अपने दर्शकों को बताएंगे, चूँकि आज़ादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो कुछ ऐसे स्टॉक, कुछ ऐसे शेयर से आज़ादी दिलवा दें जो लोगों के पैसे फंसा करके रखे हुए रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो हम लोग चर्चा आमतौर पर करते नहीं हैं, लेकिन एक लोगों को, दर्शकों को एक हिंट ज़रूर मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए मोटा मोटी कि कहाँ से अब बचने की ज़रूरत है। क्योंकि एक ब्रॉडर तस्वीर घरेलू मोर्चे पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकल कर सामने आ रही है। सुनील सुवर्णम साहब, आपसे मैं शुरुआत करूं कि आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से तेज़ी से माहौल बदल रहा है, उसमें किन किन सेक्टर से अब हमें बच के रहना चाहिए? अगर उस सेक्टर के स्टॉक्स वगैरह पोर्टफोलियो में हैं तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रख लिया जाए। देखिए, मैं नहीं दूर रहने का सलाह नहीं दूंगा। मैं क्यों ये कह रहा हूँ ना, कि देखिए जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहे थे वो आईटी है, ओके, मगर मेरे ख्याल में वो खास बात है ये सेलिंग है के सुनील कारण। जी, हाँ, आपकी हेलो। सबसे खास बात यह है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर कभी निराशावादी नहीं रहते हैं। ये हम लोगों को व्यक्तिगत लाइफ में भी सीखना चाहिए। नहीं, बट देखिए ना, मार्केट ने भी वो सपोर्ट किया है ना, कि इतने प्राइस सेलिंग के बावजूद हमारे मार्केट की स्थिति डिसेंट है। ये कोई नहीं, हाँ, यस, बाकी मार्केट के खिलाफ होंगे परफॉर्मेंस, बट एक डोमेस्टिक निवेशक नाराज नहीं है निवेश करने के बाद। तो मैं मानता हूं कि देखिए, आपको नेगेटिव कोई सेक्टर को चुनने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास पैसा है और वो खरीदेंगे। तो अगर पैसा है खरीदेंगे तो समझिए कि जो गिरा है उसकी बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। ये सिंपल तत्व है ना, बिकॉज वैल्यू को प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। जहां पे ज्यादा गिरावट होती है तो भरपूर पैसा मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक जाके खरीदारी करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप सेक्टर कॉल्स मत लीजिए एज अ इन्वेस्टर। आप म्यूचुअल फंड के पास पैसे को सौंप दीजिए। आप खाली ये कीजिए कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए अक्रॉस योर कैप कर्व और डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लासेस। तो मेरा मानना है कि कोर पोर्टफोलियो में आज आपको दो ही तरह के फंड की जरूरत है। एक है मल्टी कैप फंड, जो ऑलमोस्ट इवनली आपको लार्ज, मिड और स्मॉल में निवेश को स्प्रेड करती है, और दूसरा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहां पे ना ही इक्विटी का थोड़ा लार्ज कैप होता है, मगर गोल्ड और सिल्वर की ये होती है। क्योंकि आज माहौल है कि यूएस की रेट कट 94% सितंबर में रेट कट फैक्टर हुआ है, डॉलर वीक हो रहा है, तो गोल्ड के लिए वो पॉजिटिव है। तो गोल्ड का रहना पोर्टफोलियो में अच्छी बात है। तो मैं कहूंगा कि आप सेक्टरल बेसिस पे आप गिने चुने कुछ भी मत कीजिए, आप कैप कर्व के ऊपर डाइवर्सिफाई कीजिए। क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज के आंकड़े देखे तो 40% टोटल फ्लोज के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक खरीदने लायक पैसा फंड मैनेजर के पास है। और जब एफआई की वापसी होगी थोड़ी बहुत एसएनपी के जो अपग्रेड के कारण, वो लार्ज कैप ज्यादा खरीदेंगे। तो इसीलिए आपको एक मल्टी कैप फंड
और उसके साथ एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को जोड़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। फंड मैनेजर के हाथ में छोड़िए कौन सा सेक्टर कौन से स्टॉक को खरीदना है। बिल्कुल, आप खुद ज़्यादा दिमाग यहाँ मत लगाइए, फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ देंगे। एक चीज़ जो आप बार बार जोर दे रहे थे सुनील जी, ये पिछले सवाल के जवाब में फिरोज अजीज साहब ने भी इस पे जोर दिया कि फंड मैनेजर के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है, पैसा है तो पैसा लगाएंगे। लेकिन मेरा सवाल एक बड़ा ही मतलब मोटा सवाल ये है कि पैसा है तो पैसा कहीं भी तो नहीं लगाएंगे। पैसा लगाने के लिए तो हमें जगह चाहिए, वहीं लगाएंगे जहां हमें एपेटाइट दिखे, जहां लगे कि हाँ इस सेक्टर में, इस स्टॉक में या फिर इस फंड में ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। पैसा तो हम वहीं लगाएंगे। सिर्फ पैसा हमारे पास होने की वजह से हम पैसा लगा दें, ये तो पता नहीं बहुत लॉजिकल होता नहीं होगा। क्या होता है फिरोज साहब? लक्ष्मण जी देखिए, पैसा है, आप ये देखेंगे कितना पैसा है। फंड मैनेजर के पास घना है, 150 फंड मैनेजर है, बट इंडिया के देश के पास सिर्फ 6.7% इक्विटी है। ओके, आज आप देखें महालक्ष्मी जैसे शहर में मेरे कोलीग ने 20 करोड़ रुपए में 2800 स्क्वायर फीट खरीदा, राइट। नीचे आते हैं तो निकलना, उस गली से निकलना आधा घंटा लगता है, बट 20 करोड़ में घर खरीदा, तो पैसा तो लग रहा है, राइट। आप मैनहट्टन में इससे सस्ता खरीद सकते, बट नहीं जाते। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि आज भी जितना भी इक्विटी में बहुत पैसा आ रहा है, सब कहते हैं यार अनाप शनाप पैसा आ रहा है, 6.7% ऑफ 950 लाख करोड़ ही आया है, 53% डिपॉजिट में है। और वो बैंक के ही दुखी हैं कि बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही। अब 53% से ज्यादा क्या चाहिए आपको? सो पॉइंट ये है कि इक्विटी मार्केट में पैसा आया है बिकॉज 140 करोड़ लोगों का देश है। सो वो पैसा आएगा। आप 2021 की एफआई छोड़ दीजिए, उसके बाद 4.25 साल हुए हैं, 15.5 लाख करोड़ आ चुका है अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, 15.5 लाख करोड़। उसी दौर में एफआईआई ने जीरो डाला। मेरा ये अंदेशा है कि अगर इक्विटी मार्केट में कोई और बड़ा पैराडाइम शिफ्ट, बड़ा इक्विटी कल्ट ना भी बने, तो अगले 8 साल में 52 लाख करोड़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन डालेंगे। ये है। अब इसमें पी डी रेटिंग होने की संभावना कम है। माना कोई एफआई से बात करता हूं तो बड़ा निराश होता है, इक्विटी मार्केट इंडिया की बड़ी ओवररेटेड है। ये साइकिल हर कोई देश जा चुका है। यूएस में 100 की पीई भी देखने को मिली है जब 401k में इक्विटी को इंक्लूड किया गया। सो बहुत सारे देश, जापान, वो सब बबल देख चुके हैं। अभी इंडिया वो बबल देखा नहीं है, तो आज कहीं और बैठ के लोग बोलते हैं कि इंडियन इक्विटी एक्सपेंसिव है। दिस साइकिल ऑफ डोमेस्टिक लिक्विडिटी गेटिंग इनटू इक्विटी हैज नॉट प्लेड आउट फॉर इंडिया, हैज प्लेड आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द 4 लार्ज इकोनॉमीज। सो पैसा आएगा, यही मतलब ये नहीं कुछ भी अनाप शनाप खरीदो, और खरीद भी नहीं रहे, अनाप शनाप नहीं खरीद रहे। आप देखिए 250 कंपनी में से 250 कंपनी एनएसई स्मॉल कैप 250 में से आपके पास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 80 स्टॉक से ज्यादा पे हैवी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं मिलेगी, राइट, व्हिच आई थिंक इज वेरी वेरी गुड। वो ऐसा नहीं कर रहे भाई 250 स्टॉक है पूरों को पैसा दे देते, नहीं दे रहे। 80 स्टॉक से ज्यादा की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन लक्ष्मण जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट अहम सवाल पूछा था, आजादी के दिन आपको किस स्टॉकों से आजादी मिले। अगर आपको वो अपने पोर्टफोलियो में चेक करना है तो एक मैथमेटिकल तरीका बताता हूँ, ओपिनियन ओरिएंटेड नहीं, क्योंकि ओपिनियन तो दे नहीं सकते, 2000 स्टॉक है और शो भी हमारा ऐसा। तो आपको ये देखना है कोई भी स्टॉक आपका पिट गया हो, नीचे आ चुका हो, बट उसमें अगर रिटेल की होल्डिंग कम हुई है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है तो धीरज रखिए। म्यूचुअल फंड की ओनरशिप घटी है, रिटेल की बढ़ी है और डाउन इन द डंप है, ये पहला फिल्टर होगा आपका देखने के लिए कि कैसे स्टॉकों में ये हुआ है। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको ओनरशिप की चेंज दिख जाएगी क्वार्टरली, वो आप देख लें। अगर मेरा स्टॉक 30% गिर चुका और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम की हो तो मैं भी उसको थोड़ा ज्यादा स्केप्टिकल नजरिए से देखूं। ये एक मात्र कंडीशन नहीं होती, बट आपके अगर 50 स्टॉक है उसमें से 5 स्टॉक आपको फिल्टर करेगा, फिर उसके बाद थोड़ी ज्यादा होमवर्क करने की क्षमता होती है इंसान के पास, वो करना चाहिए। नहीं, इसमें थोड़ा सा और समझा दीजिए मुझे, फिर मैं जाऊंगा जैन साहब के पास। कि मान लिया कोई स्टॉक 30% गिर गया और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5% कम हो गई, तो क्या आपका फॉर्मूला वहां बैठता है कि नहीं कि 30% अगर स्टॉक गिरा तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी उतनी गिरी हो तभी आपको चिंता करने की जरूरत है? तो 30% गिर गया स्टॉक, आपने पहला ये चेक किया कि म्यूचुअल किसकी कम हुई ओनरशिप, किसकी बढ़ी। हाँ, अगर एफआईआई की बढ़ी, म्यूचुअल फंड वाले की बढ़ी, तो ये पॉजिटिव साइन है। और बड़ी है तो कहीं ना कहीं तो घटी होगी, या तो फिर प्रोमोटर की घटी होगी या अदर्स कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी में घटी होगी। अदर्स कैटेगरी में पार्टनरशिप फर्म्स आती हैं, कॉर्पोरेट्स आते हैं।
रिटेल कैटेगरी में इंडिविजुअल आते हैं, एचएनआई जो बड़ा आदमी है वो भी रिटेल में आता है, नॉमेनक्लेचर का फर्क है। तो अगर इंस्टीट्यूशनल बड़ी है, रिटेल एंड अदर्स घटी है, तो नो प्रॉब्लम। हाथ बदला है फ्रॉम इम्पेशेंट इंडिविजुअल्स टू पेशेंट इंस्टीट्यूशंस, दैट्स द प्रिंसिपल। अगर आपका 30% स्टॉक घटा, फिर आपने इंटरनेट पे देखा कि ये स्टॉक की ओनरशिप कैसे बदली है लास्ट क्वार्टर में, और रिटेल वाले ने बढ़ाया है बट म्यूचुअल फंड वाले ने और एफआईआई ने घटाया है, तो आप बोलेंगे यार ये इंस्टीट्यूशन के हाथ से शेयर गया है रिटेल के हाथ में, तो बहुत सारी स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हुई है। ये ज्यादातर ये हाइपोथेसिस मैंने टेस्ट की हुई है, इसलिए कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स दिस अ वेरी गुड फर्स्ट इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला आपने दिया। पंकज जैन साहब, आज़ादी पाने के लिए ये फॉर्मूला अपनाया जाए कि आपके पास कोई और फॉर्मूला है? लक्ष्मण जी देखो, स्टॉक मार्केट में एक बार आ गए तो आज़ादी, पूरी आज़ादी कभी भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इट्स जस्ट दैट आपको समय के साथ इवॉल्व होना पड़ता है, समय के साथ इवॉल्व होना पड़ता है। और जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ एक सालों से मार्केट में काफी डायनेमिज्म आ गया है, इन द सेंस अब उस तरह की मार्केट नहीं रही है कि यू बाय इनटू समथिंग जस्ट स्लीप ओवर इट फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। आई थिंक मार्केट में अच्छी चर्निंग हो रही है, अच्छी रोटेशन हो रही है, और अगर आपको मार्केट में एक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने हैं तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द मार्केट, यू शुड बी अवेयर कि कौन से सेक्टर्स अब ज्यादा चल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सेक्टर्स रहे हैं। जैसे अगर हम पिछले दिनों बात करें, टेक्नोलॉजी हैज बीन आउट ऑफ फेवर बट वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गई। नाउ द थिंग इज कि वेदर वी शुड बाय इनटू द वैल्यू और वेदर वी शुड कीप ऑन बाइंग इनटू द ग्रोथ और मोमेंटम, क्योंकि हम बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ परिपक्ष करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजी रहती है। बट सो एक तो सेक्टर्स पे की कुछ एक, जैसे वी डोंट टॉक स्टॉक स्पेसिफिक, मगर अगर हम कुछ एक सेक्टर्स देखें, समथिंग लाइक power equipment, something like hospital, something like hotel, something like good auto ancillaries, I think these are sectors जो उभर के आ रहे हैं, जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसी अपेक्षा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में या अगले 1-1.5 साल में और अच्छे रिटर्न देंगे। एंड दीज आर काइंड ऑफ सेक्टर्स, पावर इक्विपमेंट हुए, जो कि हर एक रिटेल निवेशक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता या उसको उस तरह की नॉलेज नहीं होती। सो वन शुड बी अवेयर ऑफ दैट, या फिर वो म्यूचुअल फंड की तरह जाए। सेकेंड, जो एक मैं देखता हूं कि अगर आजादी चाहिए, जनरली एक व्हाट आई हैव सीन इनटू साइकोलॉजी, द रिटेल, जो छोटा रिटेल निवेशक है, दे टेंड टू सर्च फॉर द आइडिया जो एब्सोल्यूट टर्म में सस्ते शेयर है। सो आई थिंक दैट मे नॉट बी रेलेवेंट। जो सस्ते शेयर होते हैं जनरली अगर हम देखें तो यू डोंट एंड अप मेकिंग प्रॉफिट्स इन दैट, एंड एक हर्ड मेंटेलिटी में चले जाते हैं, उनसे बच के रहिए। एंड एवरेजिंग आउट करने में निकल जाते हैं। सो ये कुछ एक फॉर्मूला ऐसा है जिनका ध्यान रखें, बट ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर, कोई बहुत एक सिंगल शॉट है कि यहां से पैसा यहां ले जाया जाए। सो आई थिंक इट्स अ इवॉल्विंग गेम, इट्स अ गेम ऑफ बीइंग अवेयर, गेम ऑफ नॉलेज एंड गेम ऑफ बीइंग एट द राइट प्लेसेस। अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो आई थिंक गो थ्रू अ गुड फंड मैनेजर, गो थ्रू अ म्यूचुअल फंड। ये बताया भी रहता सुनील जी कि आप ज़्यादा दिमाग खुद मत लगाइए, फंड मैनेजर को दीजिए, वो संभालेंगे। पराग ठक्कर साहब भी बहुत ही सीनियर फंड मैनेजर है फोर्ट कैपिटल के। पराग ठक्कर साहब, आपके पास ही सारे क्लाइंट आ रहे हैं, सब लोग घुमा फिरा के आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई शेयर बदल करना है तो आप खुद करिए। आप लोग क्या अभी रणनीति अपना रहे हैं अभी? तो हमारी रणनीति बहुत सिंपल है। हम टाइम टेस्टेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो सालों से लिस्टेड कंपनियां हैं, जिनका कैपिटल एलोकेशन ट्रैक रिकॉर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता है, जिसमें लेवरेज बहुत ज्यादा नहीं है। नेट डेट टू एबिटा, जो हम एक पर्टिकुलर नंबर को बहुत ट्रैक करते हैं, 3.5x के ऊपर नहीं है। सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं तो आपका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ है तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 35 या 40 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसी कंपनी हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं जहां ये हो। तीसरा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनना ही चाहिए। ऐसे बिजनेस में हम पैसा नहीं डालते जहां वर्किंग कैपिटल में पैसा ज्यादा फंस जाए। चाहे आप कमा रहे हो लेकिन पूरा पैसा आपका डेटर में ही फंस गया है या इन्वेंट्री में ही फंस गया है, तो ऐसे बिजनेस हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। और चौथा होता है जो बहुत डायनेमिक है, कि वैल्यूएशन और अर्निंग के पीक पे नहीं लेना, जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। बाकी की 3 चीजें तो रिटेल इन्वेस्टर जिससे थोड़ा सा टाइम मार्केट में निकाला हो वो समझ सकता है। लेकिन जो चौथी चीज है कि अर्निंग की पीक या तो वैल्यूएशन की पीक पे नहीं लेना है।
राइट? तो हम ये करते हैं हमारे फंड में कि हम या तो अर्निंग के बॉटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं या तो वैल्यूएशन के बॉटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम 6 महीने के पहले हमने सीमेंट पे बहुत बुलिश कॉल लिया था, 15% ऑफ द पोर्टफोलियो हमने सीमेंट कर दिया था। बिकॉज़ हमने ये व्यू बनाया था कि सीमेंट में अर्निंग बॉटम आउट हो गया है। पूरा सेक्टर जो है वो पैसा कमाने की तरफ है, कैश फ्लो बनाने की तरफ है, डेट चुकाने की तरफ है। तो वो एक क्वालिटेटिव पॉजिटिव फैक्टर था जिससे हमने काफी अच्छी तेजी देखी सीमेंट सेक्टर में। आज की तारीख में आफ्टर सीमेंट हैज रैलीड 25 से 30%, हमारा ये व्यू है कि आईटी और एफएमसीजी में हमें वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है। और थोड़े से जैसे कि एफएमसीजी में अगर मॉनसून ठीक आ गया, अगर गवर्नमेंट ने ये सब टैरिफ के चक्कर में इंडियन मिडिल क्लास को बचाने के लिए जीएसटी कहीं कट कर दिया, तो वहां पे हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है बिकॉज लास्ट 5 साल से परफॉर्मेंस नहीं आई। तो वो एक ऐसा वो सेक्टर है जहां पे हमको ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन इज एट अ वेरी कंफर्टेबल, आपका पैसा जाने का चांसेस बहुत कम है, रिस्क एडजस्टेड अच्छा रिटर्न बन सकता है अगर आदमी पेशेंस हो। तो ये इस तरह से हम सोचते हैं और इस तरह से हम लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जो अननोन कंपनीज है जिसमें नए प्रमोटर्स है, नया बिजनेस है, जिसकी बिजनेस की समझ ही किसी को है नहीं, और सिर्फ मोमेंटम की वजह से चल रहा है वो, उसे हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। इसमें दो चीज़ आपने कही पराग साहब, मुझे आपसे एक समझना है कि जैसे आपने 6 महीने पहले सीमेंट पे बहुत बुलिश थे, अब आपको लगता है कि दूसरे सेक्टर है वहाँ पे हमें रहना है, तो क्या सीमेंट जैसे सेक्टर को अब आप लोग वहाँ से निकल रहे हैं या फिर अब वहाँ पे नया अलोकेशन नहीं कर रहे हैं? ऐसे कुछ सेक्टर है जहाँ से आप अलोकेशन करना बंद कर दी या फिर निकलना चाहते हैं आप लोग? नहीं, आज की तारीख में हमारा ये व्यू है कि सेक्टर रोटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका परफॉर्मेंस 3-6 महीने पे आपका कस्टमर जज छोड़ कर के रहा है, किसकी तरफ जा रहे तो हैं? सेक्टर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिकली सेक्टर रोटेशन, हमारा तो फंड का नाम ही डायनामिक रखा है हमने। तो सेक्टर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक हाइजीन फैक्टर्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो या लेवरेज हो, या कैश फ्लो जनरेशन हो, उसको कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, और जैसे कि अभी अपनी बात हो रही थी कि रिजल्ट सीजन अभी अभी खत्म हुआ है, तो हमें पता है कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनियों में डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रैक्शन दिख रहा है और आगे भी वो कंटिन्यू होगा। तो वो हमारे टॉप बाइज है आज की तारीख में। मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात करूंगा, लेकिन उसी सेक्टर उसी स्टॉक से भरा हुआ हमारा आज की तारीख में पोर्टफोलियो है, जहां पे अप्रैल में जून का रिजल्ट was beating the estimates of analysts, and commentary also is positive for the next year at least, because एक साल के ऊपर देखना तो आज की तारीख में बहुत डिफिकल्ट। हालांकि इसमें एक बात जो आपने कही पराग साहब कि हम लोग वैल्यूएशन देखते हैं, पी देखते हैं, लेकिन उससे पहले फिरोज़ अजीज़ साहब कह रहे थे कि इतना फंड है कि अब पी वगैरह का जो फॉर्मूला था वो कई बार जो 100 के पी में चले जाते हैं लोग, और कई देशों में ऐसा देखने को मिला है, तो उसको भी हम लोग कुछ समय के लिए दरकिनार कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कई बार लोग कहते हैं कि इंडिया का पी बहुत है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा, पैसा यहाँ से निकाल के बाहर जा रहे हैं, कि वो पुराना फार्मूला आप छोड़ देना चाहिए। इस पर हम आप लोगों से सवाल जवाब करेंगे। सुनील सुवर्णम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक मुद्दा फिरोज अजीज साहब ने उठाया, फिर वहाँ पे पराग ठक्कर साहब ने बात रखी। मेरा सवाल ये है कि हम लोग एक बहुत शुरू से सुनते आ रहे हैं कि जिस शेयर का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो, पी ज़्यादा बढ़ गया हो, तो उसको थोड़ा ठंडा होने दिया जाए, उसमें निवेश लगाने से बचा जाए। लेकिन आज की तारीख में फंड मैनेजर के पास इतना ज़्यादा पैसा, उनको कहीं ना कहीं तो पैसा लगाना है। तो ऐसे में आप ये ना कहें कि इतने के मल्टीपल पे चल रहा है, इतने पी पे चल रहा है। अगर कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, तो आप इसको दरकिनार कर सकते हैं, इस फैक्टर को। आप कितने सहमत होते हैं इस लॉजिक से? देखिए, जब लिक्विडिटी हाथ में होती है तो वैल्यूएशंस पीछे घट जाते हैं, इसमें डाउट ही नहीं है। क्योंकि आप देखें तो एक ही मार्केट में एफआईएस ने कंटिन्यूसली सेलिंग किया, डीआईएस ने कंटिन्यूसली बाइंग किया, तो मार्केट का दाम एक ही है। एफआईएस को लगा कि बाकी देश के माफिक ये मार्केट्स महंगा है, हमें लगा कि हमारी ग्रोथ के सामने ये रीजनेबल है, यानी एक्सपेक्टेड ग्रोथ। तो ये पी रेशियो, इसको तो सुनील जी, इसको भी तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एफआई के पास भारत के अलावा 150 मार्केट था, डीआई के पास सिर्फ भारत का मार्केट था, बेचारा जाता कहाँ, यहीं लगाया पैसा, चूंकि पैसा तो बचा हुआ था उनके पास। नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात ही कह रहे हैं कि डीआईएस को वैल्यूएशन की जस्टिफिकेशन कहां से मिलती है, क्योंकि लिक्विडिटी हाथ में है। तो वैल्यूएशन यहां से आती है कि जो फॉरवर्ड पी का नंबर हम देखते हैं मार्केट में,
राइट। आइदर हम ट्रेडिंग पी एक पब्लिश होता है जो पिछले साल की अर्निंग्स को आज के दाम में डिवाइड किया जाता है, या फिर 1 ईयर फॉरवर्ड का होता है। मगर एक फंड मैनेजर 3 से 5 साल टाइम फ्रेम में निवेश कर रहा है, तो क्या होता है, पी खाली पी नहीं होती है, पीजी होती है, पी बाय ग्रोथ। और वो ग्रोथ अगर 5 साल का ग्रोथ को वो डिस्काउंट करे तो वही वैल्यूएशन जो 1 साल में महंगा दिख रहा है 5 साल में आपको रीजनेबल दिखेगा ना। तो ये प्रॉब्लम होती है कि हम सभी को एक ही साल फॉरवर्ड पी के बाद, अभी कैपेक्स साइकिल की बात देखें, उनकी तो सिक्लिकल होती है, जब बहुत नीचे गिरती है और एकदम से टेक ऑफ वी शेप में गिरती है, तो 30 to 40% पर एनम ग्रोथ इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग इन अ सिक्लिकल स्टॉक। तो आपको फॉरवर्ड की, जब ये मार्केट की वैल्यूएशन की बात होती है, हर फंड मैनेजर के पास एक स्टॉक खरीदने के लिए उसका आउटलुक 3 साल 4 साल 5 साल होता है, और उस कंपनी की अर्निंग्स को वो फोरकास्ट करके डिस्काउंट करता है। तो वो खरीद रहा है जो उसे रीजनेबल लग रहा ही है। मानते हैं कि पैसा है तो उनके पास चॉइसेस लिमिटेड है कि किसको बेचे किसको खरीदे। और सेकंड बात मैं कहूंगा, आप देखिए कि फंड मैनेजर में थोड़ी बहुत जो चेंज होती है, मार्च एंड में टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की इक्विटी एयू में 7.5% तक कैश बढ़ गया था, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर में वो थोड़े डाउन थे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर। मगर अप्रैल में जून में 3 महीनों में उन्होंने 7.5 से 5.25 तक कैश बैलेंस को गिरा दिया। तो उनके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो 2-3% ऑफ द टोटल कैश बैलेंस है। तो वहां पे वो कंपनी को चुनते हैं जो उनकी टर्म में उसको सेटिस्फाई होता है, उनकी टर्म में। तो मार्केट में खबर ऐसी नहीं मिलती आपको कि एक कंपनी का FY29 तक हमें चाहिए, दूसरे का FY31 तक चाहिए, क्योंकि उस आउटलुक से वो खरीद रहा है। तो इसलिए हमें इजीली हम कह सकते हैं कि फंड मैनेजर के हाथ में पैसा है इसलिए खरीद रहे, नहीं। वो भी चुनता है कि मेरी पोर्टफोलियो में मुझे इन्वेस्टर को अगले 3 से 5 साल में रिटर्न दिलवाना है, तो उसे मुझे खरीदना है, और उसी में उसका मेहनत, उसकी एनालिसिस, उसकी तो ट्रेड चेक्स ये सब करते हैं ना। तो इसलिए मेरा मानना है अब ये इसमें वैल्यूएशन हाँ जो पब्लिश होती है ये बहुत मिसलीडिंग मैटर है। वेरएस एफआईएस के लिए वो क्या देखते हैं, ओवरऑल इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, और वहां पे सत्य है कि इंडिया का महंगा है कंपेयर टू ओवरऑल लॉन्ग टर्म एवरेज, हम कहीं ज्यादा मार्केट कैप टू जीडीपी में है, ओवरऑल मार्केट की बात करता हूं मैं। तो इसीलिए के लिए आसान होता है कि इस चीज से लेकर वो बाकी उनके लिए हर स्टॉक होता है, तो वो चुन सकते हैं। मेरा मानना है फिरोज अजीज साहब फिरोज अजीज साहब, ये मुद्दा आप ही से उठा था, तभी सोचा था मैं जाऊंगा पूछूंगा सुनील जी से, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? यस, सुनील जी, क्या वो जो आर्गुमेंट है पी टू अपॉन ग्रोथ, पीजी, वो बहुत अच्छा मैट्रिक्स है। एक स्टॉक दिख रहा था जिसकी पी थी 70, तो जाहिर सी बात है निफ्टी से कहीं ज्यादा है, बट उसकी पीजी निफ्टी से कम है। ओके, तो बीजी इज अ बेटर वैल्यूएशन मैट्रिक्स, कुडंट अग्री मोर। सेकंड, हर बार एक मार्केट में बड़ी पी के भी स्टॉक्स होंगे, छोटी पी के भी स्टॉक। हमारे फंड मैनेजर काफी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये तो जाहिर सी बात है, उनके पोर्टफोलियो के अंदर घुसेंगे तो समझ में। वो मैं बिल्कुल मानता हूं कि काफी लोग, अगर कोई स्टॉक नहीं पसंद आता है तो पूरी इंडस्ट्री नहीं खरीदती उसको, ऐसे कई सारे स्टॉक। तो ऐसा नहीं है कि पैसे हैं तो खरीद लें, राइट। तीसरा, एक्चुअली एक ही प्रॉब्लम क्या है हमारी मार्केट का, ये मैं 3 रिपोर्ट पढ़ रहा था स्टॉक्स पे, ऐसा कुछ भी ऐसा रिपोर्ट में लिखा नहीं था जो 1 साल पहले नहीं लिख सकता था एनालिस्ट, बट उसने आज क्यों लिखी। मैं देख रहा था कि वो स्टॉक, जो 3 स्टॉक्स की एनालिसिस करी, उसमें रिपोर्ट में कुछ भी नवीन नहीं लिखा है। वही चीज तुम 2 साल पहले लिख के उसको स्टॉक को बाय दे सकते थे। पहले क्या हुआ, वो स्टॉक गया MSCI के इंडेक्स में तो खरीदारी आई, फिर वो गया FTSE के इंडेक्स में तो और खरीदारी आई, फिर ये स्टॉक गया NSE 500 में तो और खरीदारी आई, फिर ये सब इंडेक्स फंड ने खरीदा तो ट्रेडर ने कहा यार ये तो फ्लैग पैटर्न हो गया, फिर ट्रेडर ने खरीदा, फिर ट्रेडर ने खरीदा तो फिर एनालिस्ट ने कहा मैं तो रह गया यार। अब वो प्राइस देख के वर्क बैकवर्ड्स करके अपने आप को संतुष्ट कर रहा है कि ये वैल्यूएशन ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, ये विशियस साइकिल है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। तो आज की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि वो आज वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है, जिसकी 100 की पी भी जस्टिफाई कर रहा है, वही चीजों 40 की पी पे उसको लॉन्ग नहीं लगा, वही फैक्टर्स पे। तो ये सबसे बड़ी सिंड्रोम है, वी आर लूजिंग मनी टू इंडिसेस ऑफ FIIs
because we are having lesser stocks in our index than FII has in India's index. This syndrome has to be corrected. That is when Indian fund managers will make more money than an index sitting in US. तो ये इस सिंड्रोम को करेक्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। पंकज जैन साहब, हम लोग शो के आखिरी पड़ाव में पहुँच चुके हैं। अब चूँकि जिस स्तर पे मार्केट पहुँच चुका है, तो अब लोगों को लगता है कि कुछ सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं, जैसे आईटी सेक्टर। इस पे मैं सुनील जी के पास भी जाऊंगा, जो उनका पसंदीदा सेक्टर है। लेकिन आपसे पहले पूछ लूँ मैं कि अब भी आपको लगता है कि आईटी सेक्टर में और गिरने के डर हैं कि अब बहुत हो गया, 5 साल के निचले स्तर पर उसका मार्केट कैप का वैल्यूएशन जा चुका है, अब यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है? देखो लक्ष्मण जी, जो आपका सवाल है जवाब इतना आसान नहीं है, बट डेफिनेटली आई वुड पुट इट दिस वे कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। एंड अगर इस सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स में ऑन एसआईपी बेसिस अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग। बट क्या यहाँ से वैल्यूएशन और 5-7-10% नीचे जा सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का ट्रम्प साहब का रवैया है, मे बी ही कुड बॉम्ब समथिंग एल्स ऑन दिस सेक्टर, यू नेवर नो। सो एक ही चीज है, एक दो चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो अभी आप बात कर रहे थे, जैसे जो फिरोज भाई बात कर रहे थे, और जो मैं कहने वाला हूं, आई थिंक इसमें बोलना आसान है, एक्ट करना इतना आसान नहीं है। जो एक बहुत फ्रॉती वैल्यूएशंस होते हैंगे, डेफिनेटली दैट इज अ रेड फ्लैग, एक रेड फ्लैग हैगा। और उस वैल्यूएशंस पे चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो वेल्थ मैनेजर हो, वन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। क्या वो मोमेंटम चेज कर रहा है, क्या वो वैल्यू देख रहा है? तो आई थिंक उसमें ये देखने वाली बात है कि सेकेंडली जो हम देखते हैं, हम रोजाना देखते हैं, चाहे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो अपने आप को एक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं, बट दे टेंड टू आस्क फॉर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। वो अपने आप को बोलते हैं कि हम 3, 5, 7, 8 साल के इन्वेस्टर हैं, बट 1-2 साल में भी उनको रिटर्न देखने को चाहिए। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सीरियस फ्रॉती वैल्यूएशन हो गई है, एक अच्छे फंड मैनेजर के या एक अच्छे म्यूचुअल फंड के डेफिनेटली वहां पर कैलिबर आता है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है या नहीं करनी है, कितनी परसेंटेज प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एंड डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हमने देखा है कि कई बार पेन भी आता है कि बुक कर लिया और उसके ऊपर भी चला गया, बट अल्टीमेटली ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म हमने देखा है कि फ्रॉती वैल्यूएशन पे अगर कहीं एग्जिट होता है उसमें दिक्कत नहीं आती है। सो आई थिंक बहुत सीरियस हाई वैल्यूएशन, हाई पी, उसे आपका कुछ भी नाम दीजिए, आई थिंक दैट इज अ सीरियस रेड फ्लैग। और हमने बार बार देखा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी बूम हो, चाहे वो इंफ्रा बूम हो, चाहे वो बैंकिंग बूम हो, we've seen that ultimately frothy valuations पे कहीं ना कहीं मार्केट में जाकर डीपर करेक्शन आती है। सो these are red flags जिस पे आसान नहीं होता है कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर एंट्री करना है, बट these are definitely red flags जिस पे काफी अवेयर रहना चाहिए, और जो अच्छे फंड मैनेजर्स हैं अवेयर रहते भी हैं। पराग ठक्कर साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि वैल्यूएशन की बात हुई है, सुनील जी या अजीज साहब कुछ आप ऐड करेंगे इसमें? जो इन्होंने फ्लॉपी वैल्यूएशन का जो नाम दिया है, जैन साहब ने कहा कि रेड फ्लैग होता है, कुछ भी आप कह लें। बिल्कुल रेड फ्लैग तो 100% होता है। काफी सारे बिजनेसेस हैं जो वैल्यूएशंस एस्ट्रोनॉमिकल हैं, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हैं, बिजनेस फंडामेंटल की वजह से नहीं। वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि डिमांड सप्लाई ऐसी हो जाती है, स्ट्रक्चरली ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पैसा आता है कि वैल्यूएशन इतनी बढ़ चुकी है, बिजनेस की फंडामेंटल्स को आगे चलती है। इसीलिए जैन साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मैं सहमत हूं। तो इसीलिए जो आपके पास 500 स्टॉक्स हैं, हमारी सबसे बड़ी दुविधा दूसरी क्या है कि सभी ने ये मैंडेट कर दिया है कि भले ही हमारे पास दुनिया में, विश्व भर में हमारे पास ही सबसे ज्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं। लास्ट 10 साल में 421 लिस्टेड कंपनियां, मतलब आईपीओ आए हैं फ्रॉम 13 अगस्त 2025 टू 2015, कल का आंकड़ा देख रहा हूं मैं। तो बट उसमें काफी सारे स्टॉक्स आए हैं, बट हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये 500 में सीमित रहने का आदेश है ज्यादातर। ये आई थिंक इसकी एक्सपेंशन होगी तो ऑटोमेटिकली एक पीई की एक रिलैक्सेशन होगी। ये 500 में ही पूरा स्मॉल कैप, मिड कैप सब निपट जाता है। पहले 100 को लार्ज कैप, उसके बाकी 150 को मिड कैप, उसके 250 को। सो पॉइंट जैन साहब से बिल्कुल सीमित हो। वैल्यूएशंस को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ भी जस्टिफिकेशन हो कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी हो, आप फंसेंगे जरूर अगर आप ठीक से नहीं चुनेंगे वैल्यूएशन के आधार। स्टॉक ठीक से नहीं चुनते हैं तो वैल्यूएशन है, लेकिन स्टॉक ठीक से आपको चुनना होगा। पराग ठक्कर साहब,
अब यहाँ पे चर्चा तो बहुत हो गई वैल्यूएशन को लेकर के, फिर स्टॉक अच्छा है कि नहीं अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ बता दीजिए अब आज़ादी के मौके पे कि अगर कुछ लेना वगैरह चाहें तो किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करें वहाँ पे। देखिए, अगर बेसिकली यही मेरा व्यू है आज की तारीख में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं 100% सहमत हूँ इस बात से कि आईटी और एफएमसीजी जैसे जो बीटन डाउन सेक्टर्स है, जिनकी क्वालिटी ऑफ द स्टॉक्स और क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसमें आप ज्यादा करके आप देखिए, ये सेक्टर्स में फ्री कैश फ्लो बनता है। और आईटी में तो ऐसा है कि जो टॉप की 4 कंपनियां हैं, उसमें तो 4% डिविडेंड यील्ड है। तो बेसिकली इसमें कि आप एसआईपी जैसा कुछ कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। और दूसरा, अगर इन 2 सेक्टर्स को छोड़ दें, तो हर सेक्टर में कुछ-कुछ विनर्स हैं। जैसे कि अनुज जी ने बहुत स्टार्टिंग में बताया, हर सेक्टर में कुछ-कुछ विनर्स हैं। तो अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं करेंगे तो इसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कैपिटल गुड्स एक पर्टिकुलर सेक्टर है। अभी कैपिटल गुड्स में आप अगर देखिए, कैपिटल गुड्स और इंफ्रा में एक कंपनी के पास 6,13,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 15 लाख करोड़ के प्रोस्पेक्ट्स है। 3 दिन पहले उनको 40,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है सिंगल एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी से। तो उनके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, और उसमें पी मल्टीपल भी 25 है, कोई ज्यादा नहीं है। तो पॉइंट इज कि हर सेक्टर में ऐसी कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी। बट ओवरऑल एज अ सेक्टर व्यू अगर मैं देना चाहूँ, तो बहुत ही ज्यादा बिटन डाउन जो सेक्टर है और जिनकी क्वालिटी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ फ्री कैश फ्लो जनरेशन, एफएमसीजी और आईटी, ये सेक्टर में जोर करके बोलना चाहूंगा। एफएमसीजी और आईटी में यहाँ पे, हाँ, एफएमसीजी और आईटी में आप जोड़ देकर बोलना चाहते हैं कि एसआईपी के जरिए कोई जाए तो वहाँ पे कोई बहुत रिस्क नहीं दिखता है। लेकिन इस शो में अगर सुनील जी हों और सुनील सुब्रमण्यम साहब से आईटी की बात ना करें तो बड़ी बेमानी हो जाती है। ये जब भी हमारे शो में आते हैं आईटी की बात करते हैं, ये अलग बात है कि आईटी गिरता ही जा रहा है। सुनील जी क्या बताएंगे अब आप? मैं टिके रहूंगा अपने व्यू पर कि देखिए, टिके रहेंगे आप? मार्केट की आउटलुक में क्या बता रहा हूँ, सिंपल है। आईटी सेक्टर के प्रति, आईटी सेक्टर को लेकर आपकी वफादारी जो है बहुत ही मजबूत है। यस, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिंपल सी बात है कि एफआईआई की वापसी एसएनपी की अपग्रेड के कारण और कुछ टैरिफ की जो पुतिन रशिया की जो मीटिंग है उससे 25% से कुछ घटती है, सेकंड 25%, तो एफआई की वापसी आएगी। तो आईटी का गिरावट था इसलिए क्योंकि एफआईएस कंटिन्यूस सेलर्स है और डीआईएस ने उसको खरीदा नहीं। तो सिंपल सी बात है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आईटी में है क्योंकि इससे ज्यादा और नहीं गिर सकता। इसीलिए मेरा मानना है कि बाय ऑन डिप्स जो मैं कहता रहा हूं अर्थ करते रहूंगा, और वही मेरी सलाह है कि अल्टीमेटली इन कंपनियों को आप डिस्काउंट मत कीजिए। ये कंपनियों बहुत स्ट्रांग है, सॉलिड उनकी कैश फ्लोस है, फ्री कैश फ्लोस, और वो एआई की जो चैलेंजेस है या यूएस की जो ग्रोथ की जो चैलेंजेस, उसको अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करते। अभी देखिए टीसीएस की जो ले ऑफ की बात हुई वो नेगेटिव परसीव किया गया था, मगर क्या है, वो अपने कॉस्ट को कम कर रही है। उनकी सेल्स ग्रोथ से उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रही है भैया। तो ये स्मार्ट कंपनीज है। आज माहौल उनके लिए ठीक नहीं है, मगर कॉन्ट्रा बाइंग से ही आपको पैसा ज्यादा बनेगा, और आज मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इंप्रूव हुआ है। यानी इससे ज्यादा और गिरावट कितना होगा, सवाल पूछ लूं आपसे, वो बात एक सवाल और पूछ लूं कि यूएस में इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वो उन कंपनियों के लिए खतरा नहीं है क्या जो यूएस में अपने आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती हैं? नहीं, यूएस में रेट कट आ रहा है तो वो बीएफएसआई सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, और आईटी सेक्टर का बीएफएसआई 50 to 60% बीएफएस सेक्टर को है। अरे रेट कट की बात हो रही है, आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। अभी तो 94% चांस ऑफ रेट कट है। वो कैसे बनता है ना, वही रेट कट बीएफएसआई के लिए पॉजिटिव है। और अमेरिका में भी देखिए बात इन्फ्लेशन की नहीं हो रही है, एक स्टैगफ्लेशन की बात हो रही है, थोड़ी इन्फ्लेशन और स्लो डाउन इन ग्रोथ। मेरा मानना है कि ये सब दाम में है आज, जो भी बैड न्यूज है। इससे और बैड होने का उतना प्रोबेबिलिटी नहीं है जितना इससे एक इम्प्रूवमेंट होने की है। तो किसी ने भी बॉटम से पकड़ा नहीं है, तो आप डाउन ट्रेंड में पकड़ेंगे तो जब अप ट्रेंड होगा तो आपको लाभ होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगी, मगर कोई भी, किसी भी फंड मैनेजर या किसी भी एनालिस्ट ने बॉटम को परफेक्ट पकड़ा नहीं है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़े बहुत यहाँ से नीचे भी जाएं, लेकिन अब जो है सो बहुत रिस्क फैक्टर बहुत कम दिख रहे हैं। ये आपने एक लॉजिक दिया यहाँ पे।
तो इसी उम्मीद के साथ कि अब जब हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे तो शायद बेहतर पोजीशन में बाजार में मिलेंगे हम लोग। आप लोगों ने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।